अपनी सबसे प्यारी लड़की को बचाने के लिए मैंने उस वक्त उसे धोखा दिया जब वह मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हर कोई मुझे पत्थर दिल और घटिया इंसान कह रहा था, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उसे छोड़कर एक शपथ लेने वाले का रास्ता चुना। 3 साल बाद अपनी शपथ पूरी करने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वह माफी मांगना नहीं, बल्कि फ्यूनरल सर्विस सेंटर जाना था। इन 3 सालों की कड़ी शपथ के कारण मेरे अंग बुरी तरह फेल हो चुके थे और अब मेरे पास सिर्फ 1 महीने की जिंदगी बची थी। मैं नहीं चाहता था कि जब उसे मेरे उस धोखे के असली नाटक का सच पता चले तो वह पूरी जिंदगी पछतावे और खुद को कोसने बिताए। इसलिए मैं इस राज को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए उससे दूर जाना चाहता था। फ्यूनरल सर्विस के कर्मचारी ने कहा, मिस्टर लिन, आपके द्वारा चुने गए फ्यूनरल पैकेज का कुल खर्च 86,000 रुपए है। मैंने अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड की तरफ देखा, उसमें सिर्फ 50,000 रुपए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पसंद की मौत चुनना भी मेरे लिए इतनी बड़ी लग्जरी होगी। मैंने कहा, फिलहाल मेरे पास 50,000 ही हैं, क्या बाकी के पैसे कुछ दिन बाद दिए जा सकते हैं? उसने जवाब दिया, मिस्टर लिन, आप 1 महीने के भीतर बाकी रकम जमा कर सकते हैं। 1 महीने में 36,000 रुपए कमाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन एक रास्ता था जिसे आजमाया जा सकता था। उस रात मैं राजधानी के सबसे बड़े ज्वेलरी बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर पहुंचा। इनविटेशन कार्ड न होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे गेट पर ही रोक दिया। मैं पूरे 3 घंटे तक बाहर खड़ा रहा, तब जाकर अंदर के लोग बाहर निकलना शुरू हुए। तभी लियू रेयान और गु यानचेन बाहर निकले। गु यानचेन बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी उसके पास खड़ा एक रईसजादा उसकी तारीफ करते हुए बोला, चेन, लियू जोंग का तुम पर बहुत ज्यादा प्यार है। तभी तो 8 करोड़ की घड़ी उन्होंने पलक झपकते ही खरीद ली। रुयान ने कहा था कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, इसलिए मुझे सब कुछ सबसे बेहतरीन चाहिए। यह तुम्हारे लिए उनका कभी न तलाक लेने का वादा है। जैसे ही वे दोनों काली लग्जरी लिंकन कार में बैठने वाले थे, मैंने चिल्लाकर लियू रुयान को रोक लिया। मेरी आवाज सुनकर रुयान पीछे मुड़ी और मुझे देखते ही उसकी आंखों में कई तरह के भाव आए, जो आखिर में गहरी नफरत में बदल गए। मैं उसके पास गया और अपनी कलाई से एक सीपियों वाला ब्रेसलेट उतार लिया। लियू रुयान, अब मैं इस ब्रेसलेट के बदले तुमसे 36,000 रुपए लेना चाहता हूं। यह ब्रेसलेट तब का है जब हम रिलेशनशिप की शुरुआत में समुद्र किनारे घूमने गए थे। तब रुयान ने खुद सीपियां चुनकर मेरे लिए बनाया था। उसने कहा था, लिन बेई, मुझ पर यकीन रखो, भविष्य में तुम इसका इस्तेमाल करके मुझसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मांग सकते हो। लियू रुयान ने मेरे हाथ से ब्रेसलेट छीन लिया। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे वह मुझे जिंदा निगल जाएगी। लिन बेई, 3 साल बाद तुम मुझे सिर्फ पैसों के लिए ढूंढ रहे हो। मैंने कहा, अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो रहने दो। वैसे भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस मरने से पहले एक बार उसे आखिरी बार देखना चाहता था और उसकी सूरत को हमेशा के लिए यादों में बसा लेना चाहता था। यह कहते ही मैंने हाथ बढ़ाकर ब्रेसलेट वापस लेना चाहा। लिन बेई, लियू रुयान ने हाथ से बने पर्दे को सीधे जमीन पर फेंक दिया। पास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या यही वो घटिया इंसान है जिसने लियू रुयान को छोड़ दिया था? हाँ, सुना है उस वक्त लियू रुयान अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। तभी उसे अचानक हार्ट फेलियर हो गया और जीवित रहने के लिए उसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। जैसे ही उसे पता चला, वो लियू को छोड़कर किसी अमीर लड़की के पैसे पर पलने के लिए विदेश भाग गया। अब शायद उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा होगा, इसीलिए इतनी बेशर्मी से वापस आ गया है। वाकई इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। अगर मैं लियू की जगह होता तो इसे जिंदा नहीं छोड़ता। लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, वह वाकई में बहुत ढीठ है। सब लोग जो कह रहे थे वो केवल एक पहलू था। किसी को यह नहीं पता था कि इन सब बातों के पीछे की सच्चाई क्या है। उस समय लियू रुयान को हार्ट की सख्त जरूरत थी। मैंने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका हार्ट लियू से मैच कर रहा था। वह व्यक्ति एक कोमा में पड़ा हुआ मरीज था। उसके पिता एक दवा शोध के दीवाने थे। उन्होंने हार्ट डोनेट करने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी थी कि मुझे उनकी नई विकसित की गई स्पेशल दवा का परीक्षण करने वाला बनना होगा। मैं जानता था कि लियू रुयान कभी भी मुझे उस दवा का परीक्षण करने की अनुमति नहीं देगी, इसीलिए मैंने एक नाटक रचा और उसे धोखा देकर छोड़ने का झूठा दिखावा किया। तभी मेरी छाती में तेज दर्द उठा, मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने अपने दांतों को जोर से भींच लिया ताकि मेरे मुंह से दर्द की एक आह भी न निकले। मैं जमीन पर झुक गया और टूटे हुए पर्दे के टुकड़ों को एक एक करके उठाकर अपनी जेब में रखने लगा, वहां से जाने की तैयारी में। तभी एक अमीर महिला जो बेहद महंगे कपड़ों में थी मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में पैसों की एक गड्डी पकड़ी हुई थी और बोली, सुना है उस वक्त तुम सिर्फ 10,000 के लिए किसी के भी साथ जाने को तैयार हो गए थे। यानशी, अब यहाँ 10,000 रुपए हैं। तुम अपने कपड़े उतार कर सबको दिखाओ कि तुम्हारा शरीर कितना बेशर्म है। मुझे देर करते देख किसी ने फिर से 10,000 रुपए मुझ पर फेंक दिए। अगर पैसे कम हैं तो मैं 10,000 और बढ़ा देता हूँ। इसे उतारो, 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 उतारो। मेरे चेहरे पर गर्मी महसूस हो रही थी और आंखों में आंसू उमड़ आए थे। मैं वहां से निकलना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। रुयान, चलो यहां से चलते हैं। ऐसा आदमी एक नजर देखने के भी काबिल नहीं है।
लियू रुयान और गो यानचेन जैसे ही कार में बैठने वाले थे, तभी वहां मौजूद किसी ने अचानक मेरे कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। एक बेशर्म इंसान अब नखरे क्यों दिखा रहा है? इसे पूरा नंगा करके सबको दिखाओ। जमीन पर बैठकर खुद को कसकर जकड़े हुए था, लेकिन मेरे कपड़े फट चुके थे और मेरा शरीर बाहर दिख रहा था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। तुम सब यहां से दफा हो जाओ। लियू रुयान की एक दहाड़ ने भीड़ को तितर बितर कर दिया और उसके तुरंत बाद गर्माहट से भरा एक कोट मेरे ऊपर डाल दिया गया। लिन बेई, बाई निंग बिंग कहाँ है? तुमने जब मुझे छोड़कर उसके साथ विदेश जाने का फैसला किया था तो क्या उसने तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया? उसने जी भर के खेलने के बाद मुझे लात मार दी। वैसे भी मैंने शुरुआत में उसके पैसों के लिए ही उसका साथ दिया था, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। क्या एक एक रात गुजारने के बाद तुम्हें कभी मेरी याद आती है? लियू जोंग, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? क्या तुम्हें पैसों की इतनी ही किल्लत है? उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से 1 लाख रुपए मंगवाए और मुझ पर फेंक दिए। नोटों के पैकेट का नुकीला कोना मेरे गाल पर लगा और उससे खून निकल आया। उसने कहा, महीने भर की सर्विस है तो डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए। आज से तुम मेरे नौकर हो। इस 1 महीने तक मैं तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद करूंगी। यह कहकर लियू रुयान गो यानचेंग को साथ लेकर अपनी कार में बैठकर चली गई। मैं धीरे धीरे जमीन पर गिरे हुए 1 लाख रुपए उठाने लगा और खुद पर हंसते हुए बोला, मेरी किस्मत वाकई अच्छी है। सिर्फ एक दिन में मैंने अपनी कब्र के पैसे कमा लिए। इसके बाद मैं वो पैसे लेकर फ्यूनरल सेंटर गया और भुगतान करने के बाद टैक्सी लेकर उस पते पर पहुंचा जो लियू रुयान ने दिया था। जैसे ही मैं चुनशान लेक विला पहुंचा, हाउसकीपर ने मुझे एक नौकर की वर्दी थमा दी। उसने कहा, जल्दी पहनो। लियू जोंग ने कहा है कि आज रात तुम्हें उनके कमरे के बाहर पहरा देना है। मैंने कपड़े बदले और दूसरी मंजिल पर बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। मैं अभी उसके करीब पहुंचा ही था कि अंदर से आने वाली आवाजों ने मुझे सन्न कर दिया। वे आवाजें जैसे अदृश्य तलवारें कर मेरे दिल को एक एक करके चीर रही थी। मैं डरकर और घबराकर वहां से भागना ही चाहता था कि तभी अचानक दरवाजा खुल गया। लियू रुयान नाइट गाउन पहने हुए बाहर आई। उसकी गर्दन पर पड़े गहरे किस मार्क्स बहुत कुछ बयां कर रहे थे। उसने अपनी थी नजरें मुझ पर टीका साधी और तंज कसते हुए पूछा, बाहर खड़े होकर दूसरों की निजी बातें सुनने का स्वाद कैसा है? मैं जानता था कि लियू रुयान ये सब मुझे उस समय के धोखे का बदला लेने के लिए कर रही है जो मैंने कभी उसके साथ किया था, लेकिन मैं इस स्थिति में अपनी कोई भी कमजोरी नहीं दिखा सकता था। गुओ जोंग, यह सुनकर कुछ, लियू साहब ने इतना पैसा खर्च किया है तो मुझे उन्हें खुद ट्रेनिंग देने में बहुत खुशी होगी। सच में तुम कितनी बेशर्म हो। क्या सिर्फ पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो? यह तो स्वाभाविक है, भला पैसे को मना कौन करता है? तुम जैसे मर्दों को छूना भी मुझे गंदगी जैसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जानवरों को तुम्हारी गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अभी भी लियू रुयान की बात का मतलब समझ नहीं आया था कि तभी उसने ठंडी आवाज में हुक्म दिया, इसे पीछे के आंगन में ले जाओ और साइबर के साथ बंद कर दो। फौरन 2 नौकर आगे बढ़े और मुझे घसीटते हुए पिछले आंगन की तरफ ले गए। वहां जाकर मुझे पता चला कि साइबर एक खूंखार कुत्ता है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांतों को देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। बचपन में अनाथालय में मुझे कुत्तों ने काटा था, तभी से मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। लिन बेई, तुम तो कह रहे थे कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, अब डर क्यों रहे हो? मैं पैसे के लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इतना घिनौना काम करने के लिए मुझे और पैसे चाहिए। जो तुम दे रही हो वो काफी नहीं है। मैं 10,000 और देती हूं। इस आदमी को अंदर डाल दो। नौकरों ने पूरी ताकत लगाकर मुझे पिंजरे के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब अनाथालय की डायरेक्टर कपड़े बदलकर वहां पहुंची तो उसने देखा कि बॉडीगार्ड मुझे गोद में उठाए हुए था और लियू रुयान पागलों की तरह उनके पीछे भाग रही थी। मैं बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ भागा। मुझे यह भी होश नहीं रहा कि मैंने उसे टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया है। गु यानचेन की नजरें मुझ पर टिकी थी। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक मुलायम बिस्तर पर पाया। मेरी पिंडली पर लगी चोट की पट्टी बांधी जा चुकी थी। गु यानचेन मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मुझे जागते ही उसने तीखी आवाज में मुझसे सवाल किया, लिन बेई, तुम पास क्यों आए? उस साल तुमने बीमार रुयान को शादी के कमरे में अकेला छोड़ दिया था। क्या तुम्हें पता है वो मरने ही वाला था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसके पूरे शरीर पर खून था और वो बेहोशी में भी बस तुम्हारा नाम पुकार रहा था। ये उसकी किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही मैं उसे अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने आकर बताया कि उसके लिए मैचिंग हार्ट मिल गया है। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहला काम तुम्हें ढूंढने का किया। उसने कहा कि वो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है ताकि तुम उसे नापसंद ना करो। वो तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके, और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया और बाहर अपनी दुनिया में मजे करते रहे। क्या तुम्हें पता है एयरपोर्ट पर रुयान की हालत क्या थी? वो कितना रोया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इन 3 सालों में मेरा दर्द रुयान से कम नहीं था। मुझे उस अंधेरी लेबोरेटरी में कैद रखा गया था जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। रोज मुझे अनगिनत दवाइयां खानी पड़ती थी और मुझ पर लगातार ड्रग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। मैंने 3 साल रुयान के साथ रहकर उसके दिल में अपनी जगह बनाई थी। आखिरकार आज हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन तुम पैसे के लालच में अभी भी रुयान के पीछे पड़े हो। मुझे बस इतना कहना था कि मैं पैसों के लिए नहीं आया हूं, मैं मरने वाला हूं। इसलिए बस एक आखिरी बार रुयान को देखना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पाया। अपनी बात खत्म करते ही उसने मुझे बेड से नीचे गिराया
और खुद जोर से दीवार में अपना सिर दे मारा। उसके माथे से खून की धार बहने लगी। आवाज सुनकर रुयान कमरे में दौड़ी चली आई और घबराकर उसे सहारा देते हुए पूछने लगी, अचेन तुम ठीक तो हो? रुयान, लिनबई ने मुझे धक्का दिया है। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि गु येनचेन खुद को फंसाने के लिए ऐसी ओछी हरकत कर सकता है। मैं जैसे ही कुछ सफाई देने के लिए आगे बढ़ा, रुयान ने एक जोरदार लात मेरे सीने पर मारी और कहा, अगर अचेन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इतना कहकर वह गु येनचेन को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भाग गई। पता नहीं कितनी देर बीत गई, तभी हाउसकीपर कुछ लोगों के साथ कमरे में घुसा और मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले गया, मानो मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूं। अस्पताल में गु येनचेन के सिर पर पट्टी बंदी थी। वह बेड पर पीला पड़ा लेटा हुआ था। रुयान की आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार और फिक्र थी, लेकिन मुझे देखते ही उसकी आंखों में नफरत भर आई। घुटनों पर बैठ जाओ और अचेन से माफी मांगो। लोगों ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती घुटनों के बल गिरा दिया। मैंने अब संघर्ष करना छोड़ दिया था। मेरी आंखों में बस एक गहरी उदासी और खामोशी थी। मैंने पूछा, क्या बस इतना काफी है? माफी मांगू तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, मुझे यहाँ से जाने दोगी? मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुका हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं बस एक शांत जगह ढूंढकर अपनी मौत का इंतजार करना चाहता हूँ। मेरे मुंह से जाने की बात सुनते ही लियू रुयान का दिल एक पल के लिए कांप उठा। उसने बेड के पास रखा पानी का गिलास उठाया और पूरा का पूरा मेरे चेहरे पर फेंक दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास मुझे सौदा करने की कोई औकात नहीं है लिनबई। तुम मेरे इतने कर्जदार हो कि पूरी जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी चुका नहीं पाओगे। मैंने कहा, लियू तुम्हारा ये बर्ताव ऐसा लग रहा है जैसे तुम हार मानकर भी बदतमीजी पर उतर आई हो। लड़का लड़की का प्यार और ब्रेकअप एक सामान्य बात है, फिर यह कैसे हो गया कि मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया? वह चिल्लाई, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है। इसे पकड़ो और आचेंग के सामने सिर झुकाकर माफी मंगवाओ। तभी कुछ लोगों ने जबरदस्ती मेरे सिर को पकड़ा और सख्त फर्श पर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक मेरा माथा सूज नहीं गया और खून नहीं निकलने लगा, तब तक उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। आखिरकार गु यानचेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, रुयान अब मैं ठीक हूं, इसे छोड़ दो। रुयान ने जवाब दिया, अचेंग इसकी नीयत बहुत खराब है, इसने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। यानचेन बोला, मैं इस पर तरस नहीं खा रहा, मैं चाहता हूं कि तुम खुद को इस नफरत से आजाद करो। रुयान 3 साल बीत चुके हैं, अब तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। रुयान ने तुरंत कहा, अचेंग तुम गलत मत समझो, मैं इससे बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ चुकी हूँ। अब तो बस मैं इस एहसान फरामोश इंसान को सबक सिखाना चाहती हूँ। क्या आदमी सच में ऐसे होते हैं? बिल्कुल। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हमारी शादी से पहले मैं उसे हमारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। यह सुनकर गु यानचेन ने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया। लियू रुयान ने मेरी तरफ मुड़कर देखा, जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, और आदेश दिया, किसी डॉक्टर को बुलाओ और इसकी मरहम पट्टी करो। वहां पास से गुजर रहे डॉक्टर लियू को जब खींचकर लाया गया और उन्हें मुझे जमीन पर देखा तो वे हैरान रह गए। मिस्टर लिन, आप यहाँ? क्या आप इन्हें जानते हैं? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर लियू वो इंसान थे जो उस साल हुए हार्ट ट्रांसप्लांट का सच जानते थे। उन्होंने मुझे तब भी समझाया था कि झाओ वुजी एक ऐसा पागल वैज्ञानिक है जो अपने सगे बेटे को भी कोमा में भेज सकता है। उन्होंने कहा था, अगर तुम उसकी लैब के लिए दवा का शिकार बनोगे तो यह अपनी जान देकर दूसरी जान बचाने जैसा होगा। लेकिन उस समय मैं अपनी जिद पर अड़ा था। मुझे लगा कि लियू रुयान को बचाने के लिए अपनी जान देना भी मंजूर है। अगर लियू रुयान ने आगे और सवाल पूछे तो उस साल की सच्चाई छिप नहीं पाएगी। इसलिए मैंने बात काटते हुए जल्दी से कहा, दरअसल उस रात मैं और बाइनिंग बिंग बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी गलती से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं अस्पताल पहुंच गया, जहां डॉक्टर लियू ने मेरा इमरजेंसी इलाज किया था। लिन भाई, तुम वाकई में बेशरम हो। यह कहकर लियू रुयान ने आदेश दिया, इस कमरे और यहां मौजूद हर चीज को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट, कीटाणु मुक्त कर दो। इतना कहकर वे गु यानचेन को साथ लेकर बाहर चली गई। मैंने डॉक्टर लियू की कमीज का कोना पकड़कर मिन्नत की, डॉक्टर लियू प्लीज, लियू रुयान को सच मत बताइएगा। डॉक्टर लियू, उसे बचाने के लिए प्लीज। लैब में 3 साल की प्रताड़ना झेलने के बाद अब मेरी मौत करीब है और वो अभी भी मुझे गलत समझ रही है। क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना वाकई सही है? बिल्कुल सही है। तभी अचानक प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए नर्सों का एक ग्रुप अंदर आता है। वे पूरे कमरे और मेरे शरीर पर भारी मात्रा में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने लगती हैं। इतनी ज्यादा धुंध और केमिकल की वजह से मेरा दम घुटने लगता है और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर लियू एक गहरी सांस भरते हैं और मुझे एक टिश्यू पेपर देते हैं। फिर मेरी चोटिल माथे पर मरहम पट्टी करते हैं। उसके अगले कुछ दिनों तक लियू रुयान ने मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं किया। उसने वाकई मुझे एक नौकर समझकर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने मुझसे पानी का टब मंगवाया ताकि वो पैर धो सके। फिर एक लात मारकर पूरा टब पलट दिया और मुझसे घुटनों के बल बैठकर सारा पानी साफ करवाया। मैंने बड़ी मेहनत से जो खाना बनाया था उसे लियू रुयान ने उसी के सामने कुत्तों को खिला दिया। उसने कहा, तुम जैसे गंदे इंसान के हाथ का बना खाना सिर्फ कुत्तों के खाने लायक ही है। वो गु यानचेन को लग्जरी स्टोर पर ले गई और करोड़ों खर्च करके पूरी दुकान की घड़ियां खरीद ली। हर एक घड़ी को मुझे उठाकर विला तक पहुंचाना पड़ता था। ऐसे करते करते मुझे पूरा एक दिन और एक रात हो गई। मैं इतना थक गया था कि सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे दोबारा अस्पताल में होश आया तो डॉक्टर लियू ने मुझे बताया कि इन कुछ दिनों में मैंने अपने शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है, जिसकी वजह से अब मेरा शरीर और नहीं झेल पाएगा।
मेरे पास जीने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है। यह सुनकर मुझे दुख नहीं बल्कि एक अजीब सी राहत महसूस हुई। आखिरकार अब मुझे इस मरणासन शरीर को और ज्यादा ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब तक लियू रुयान की दबी हुई यादों के सहारे ही जी रहा था, लेकिन मरने से पहले मुझे एक आखिरी काम करना था। तभी अचानक लियू रुयान का फोन आया। उसने कहा, लिन भाई, तुम्हें तो बस मामूली सी बेहोशी आई थी। अस्पताल में कब तक बहाने बनाकर लेटे रहोगे? जल्दी से रोमनिक वेडिंग स्टोर आओ और आज चेंग के कपड़े बदलने में मदद करो। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और वेडिंग स्टोर की तरफ दौड़ पड़ा। मेरा चेहरा इतना पीला और डरावना लग रहा था कि मुझे डर था कि कहीं कोई घबरा ना जाए। इसलिए मैंने नर्स से कहकर अपने चेहरे पर हल्का मेकअप करवाया ताकि मेरी हालत छिपी रहे। जब मैं वेडिंग स्टोर पहुंचा तो लियू रुयान और गु यानचेन अपने वेडिंग गाउन और सूट पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आ रहे थे। पूरे गाउन का मुख्य रंग हल्का बैंगनी था, जो लियू रुयान की सुडौल काया पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। पास खड़े कर्मचारी जलन और तारीफ भरी नजरों से देख रहे थे। एक ने कहा, यह वेडिंग गाउन वाकई बहुत खूबसूरत है। सुना है लियू मैम ने खुद इसे डिजाइन किया है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, सुना है कि इस गाउन पर लगे लैवेंडर के फूल सीधे प्रोवेंस से मंगवाए गए हैं। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया और मेरी आंखें नम हो गईं। यह वेडिंग गाउन मैंने कभी लियू रुयान के लिए डिजाइन किया था। लियू रुयान ने सच में इसे बनवा लिया, लेकिन जिस शख्स के लिए उसने यह गाउन पहना है, अब वो मैं नहीं हूं। लियू रुयान ने बड़ी कोमलता से गु यानचेन के बाल ठीक किए। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों की वो कोमलता तुरंत गायब हो गई। उसने सख्त लहजे में कहा, चेहरे पर इतनी लालिमा? अभी तो कह रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है। लगता है तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर कोई बहाना बनाया है। मैंने धीमी आवाज में कहा, तो तुमने सच में मुझे पहचान ही लिया? मैं तो सोच रहा था कि इस बहाने कुछ दिन और आराम कर लूं, लेकिन तभी गूंजी आवाज, लिन बेई, मैंने तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए काम पर रखने के लिए दिए हैं, ऐश करने के लिए नहीं। जल्दी जाओ और आचेंग के जूते साफ करो। मैं चुपचाप आगे बढ़ा और रैक पर रखे नुकीले लेदर के जूते उठाकर गुयानचेन के पैरों के पास रख दिए। गुयानचेन ने अपना पैर उठाया और जूते पहनते ही पूरी ताकत से मेरा हाथ कुचल दिया। मेरे मुंह से दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरा हाथ! ओह, माफ करना, नजरें कमजोर हो गई हैं, दिखा नहीं कि नीचे तुम्हारा हाथ था। तभी लियू रुयान पास आई और गुयानचेन की बाहों में हाथ डाल लिया। गुयानचेन की आंखों में लियू रुयान के लिए बेपना प्यार साफ झलक रहा था। दुकान का कर्मचारी भी बड़ा चालाक निकला। तुरंत लियू रुयान की ड्रेस ठीक करने के लिए आगे आ गया। मैं वहीं किनारे पर धकेला हुआ खड़ा रह गया। कुछ देर बाद मैंने उदास होकर कमरे से बाहर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ खींच लिया। लियू रुयान मुझे खींचते हुए पास के एक रेस्ट रूम में ले गई और दरवाजा बंद कर मेरे सामने खड़ी हो गई। लिन बेई, अगर उस दिन तुमने मुझे धोखा ना दिया होता तो आज ये सब तुम्हारा होता। तुम अब बहुत पछता रहे होगे, है ना? पछतावा? अगर मैंने उस दिन डोनर बनने के लिए हाँ न की होती तो शायद मैं वो 3 साल अंधेरी कोठरी में नहीं बिताता और नहीं आज मेरी ये मौत जैसी हालत होती। लेकिन अपने सामने जिंदा खड़ी लियू रुयान को देखकर मुझे लगा कि फिलहाल ये सब भी बुरा नहीं है, सब कुछ वर्थ इट है। नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुमने उस वक्त सिर्फ पैसों के लिए मुझे क्यों छोड़ दिया था? अब जब मेरे पास पैसा और पावर दोनों है तो तुम्हें पछतावा क्यों नहीं हो रहा? कोई वजह नहीं है। मैंने जो भी किया मुझे उस पर कभी पछतावा नहीं होता। इसमें 60,000 बचे हैं, ये पैसे तुम वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ लियू रुयान, हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। यह देखकर कि लियू रुयान चुप है, मैंने सीधे कार्ड उसके हाथ में थमाया और मुड़कर बाहर जाने लगा। मुझे डर था कि अगर मैं वहां और रुका तो मेरे दिल के जज्बात काबू से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ डोर हैंडल पर पड़ा, लियू रुयान पीछे से दौड़कर आई और उसने सीधे मेरी कमर को जकड़ लिया। उसने मुझे दीवार की तरफ धकेला। लिन बेई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज भी 3 साल पहले वाली वही भोली भाली लियू रुयान हूँ? क्या तुम जब चाहो मुझे छोड़कर जा सकते हो? जब चाहो मुझे बेसहारा छोड़ सकते हो? तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। गु यानचेन दूल्हे के लिबास में दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और कमरे में मौजूद हम दोनों को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। होश में आते ही लियू रुयान ने मुझे छोड़ दिया। उसकी नजरें पछतावे के साथ गु यानचेन की तरफ बढ़ी। आचेन, मैं। गु यानचेन डर के मारे कुछ कदम पीछे हटा और मुड़कर बाहर की तरफ भाग गया। उधर लियू रुयान फौरन पीछे दौड़ी। इस वक्त मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। मैं दीवार के सहारे नीचे फिसल गया। मैंने अपना हाथ उठाकर चेहरे को ढका, फिर भी आंसू मेरी उंगलियों के बीच से बहने लगे। मैं महसूस कर सकता था कि लियू रुयान के दिल में मेरे लिए अब भी प्यार है, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे सकता था। मैं मरने वाला था। ऐ भगवान, आप मुझे और लियू रुयान को इस तरह से क्यों तड़पा रहे हैं? दूसरी तरफ जैसे ही गु यानचेन दुकान से बाहर निकली, एक तेज रफ्तार कार सीधे उसकी तरफ आ रही थी। लियू रुयान ने फुर्ती दिखाते उसे खींच लिया। गु यानचेन चिल्लाई, तुम मुझे क्यों बचा रही हो? मुझे मर जाने दो। ऐसा करके तुम ली बेई के साथ खुलकर रह सकोगी। चेन, मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। चेन, सच तो यह है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन जिस पल से ली बेई मेरे सामने आई, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा प्यार भी करती हूँ। अगर मैं अब भी तुमसे शादी कर लेती तो ये तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी होती। रुयान, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। ली बेई तुम्हारे यहाँ प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। उसने तुम्हें तब अकेला छोड़ दिया जब तुम सबसे ज्यादा बेबस थी और तुम्हें उसकी जरूरत थी। मैं ही थी जो हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ी रही। रुयान, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? मैं पिछले 5 सालों से तुम्हें पसंद करती आ रही हूँ, लेकिन
मैं लिन बेई से 18 सालों से प्यार करती हूँ। जब मैं 7 साल की थी और पहली बार अनाथालय में उससे मिली थी, तब उसने आधी रात को चुपचाप रोती हुई मुझे एक कैंडी दी थी। तभी से मेरे दिल में उसकी तस्वीर बस गई थी, भले ही उसने मुझे कभी छोड़ दिया था। फिर भी मैं उसे कभी नहीं भूल पाई। आज चेन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रुयान, होश में आओ। लिन बेई तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। अगर वो मेरे पैसों के लिए भी है तो भी मुझे मंजूर है। इसके बाद लियू रुयान। हताश और उदास गुयान चेन को लेकर वेडिंग ड्रेस की दुकान पर वापस आई। जैसे ही वो मुझसे अपने दिल की बात कहने के लिए बोलने वाली थी, मैंने पहले ही कह दिया, लियू जी, पहले मेरी और बाई निंग बिंग की लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं वापस आपके पास आ गया था। अभी बाई निंग बिंग का फोन आया था। उसने मुझसे माफी मांगी और मेरे लिए अमेरिका की टिकट भी बुक कर दी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वापस जा रहा हूँ। आप और गुजी की शादी में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। यहाँ से आपको शुभकामनाएं। भगवान आप दोनों को खुश रखे और आप जल्दी माता पिता बने। लिन बेई। आज तक तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत रही है लियू जी? क्या मुझे इतना साफ साफ कहना पड़ेगा? जाहिर है तुम सिर्फ एक बैकअप विकल्प थी। जब मेरा बाई निंग बिंग से ब्रेकअप हुआ था, तब मैं तुम्हारे इस बड़े पेड़ का सहारा लेना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें बाई निंग बिंग वापस आया है और मुझसे सुलह करना चाहता है, तो जाहिर है मैं उसी को चुनूंगा जिसे मैं पसंद करता हूं। सच कहूं तो लियू जोंग कोई बुरे इंसान नहीं है, बस वो थोड़े ज्यादा ही रूढ़िवादी यानी पुराने ख्यालों के हैं। मुझे तो बाई निंग बिंग जैसा ही इंसान पसंद है, वही मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लिन बेई, तुम सच में बैशम हो। बिल्कुल सही, मैं बैशम ही हूं। ये बात तो लियू जोंग को 3 साल पहले ही पता चल जानी चाहिए थी। इतना कहकर जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, लियू रुयान ने मेरा रास्ता रोक लिया। लिन बेई, मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। मैं वहीं रुक गया और अपनी कलाई से वो सीप वाला ब्रेसलेट उतार लिया, जिसे मैंने एक बार पहले भी कुचला था और फिर जोड़ा था। लियू रुयान ने ब्रेसलेट लिया और फिर से बिना किसी रहम के उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। उसे इस तरह तोड़ दिया कि अब उसके दोबारा जुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मैंने अपने दिल के टूटने की आवाज साफ सुनी। क्या अब मैं जा सकता हूँ? मेरे पास भी तुम्हें वापस देने के लिए एक चीज है। इसे लेने के बाद आज से तुम जियो या मरो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं होगा। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। बस अब मेरी यही एक इच्छा है कि मेरे मरने के बाद भी लियू रुयान हमेशा स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रहे। आचेंग, तुम यहाँ मेरा थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। वापस आने के बाद मेरे दिल में सिर्फ तुम होगे और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद लियू रुयान मुझे कार में बिठाकर जिंग शहर की सबसे बड़ी कैंडी की दुकान पर ले गई। उसने दुकान वाले से कहा, दुकान में जितनी भी कैंडी है वो सब यहाँ ले आओ। दुकानदार ने हैरान होकर पूछा, मैडम क्या आप यकीन से कह रही हैं कि सब कुछ? लियू रुयान ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सब कुछ। थोड़ी ही देर में गोदाम से बोरियों की बोरियां भरकर कैंडीज उन दोनों के सामने ला दी गई। मैंने लियू रुयान से कहा, लियू रुयान, पहले तुम मुझे एक कैंडी देकर मेरा प्यार ले गई थी, अब मैं तुम्हें हजारों गुना ज्यादा कैंडीज वापस देकर अपना प्यार वापस खरीद रहा हूं। फिर मैंने कहा, ठीक है लियू रुयान, अब से हमारा एक दूसरे पर कोई उधार नहीं रहा। उसने जवाब दिया, हाँ अब कोई उधार नहीं रहा। लियू रुयान ने मेरी तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा और बेहद सख्ती से वहां से चली गई। जब तक उसकी परछाई भीड़ में पूरी तरह ओझल नहीं हो गई, तब तक मैं उसे देखता रहा। उसके जाने के बाद मैंने जमीन पर पड़ी उन कैंडीज को खोला और एक एक करके अपने मुंह में ठूसने लगा। मैं तब तक उन्हें खाता रहा जब तक कि मुझे उल्टियां नहीं होने लगी। मैं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। इन पिछले कुछ सालों का सारा दुख, सारी तकलीफ और लियू रुयान के लिए दबा हुआ सारा प्यार मैंने अपने रोने के जरिए बाहर निकाल दिया। आखिरकार मैं लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। दुकानदार ने सारी टॉफियां पैक करके अनाथालय के बच्चों को भिजवा दी। अगले दिन मैंने एक फ्लाइट की टिकट बुक की और अपनी फ्यूनरल की जगह यानी प्रोवेंस के लिए निकल पड़ा। मैंने वहां फ्लावर फ्यूनरल की बुकिंग की थी ताकि मेरी राख प्रोवेंस के लैवेंडर के खेतों में बिखेर दी जाए। लेकिन फ्लाइट में चढ़ने से ठीक पहले एयरपोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर मैंने एक कार एक्सीडेंट की न्यूज देखी। उस कार को देखते ही मैं पहचान गया कि वह बुरी तरह चकनाचूर हो चुकी गाड़ी लियू रुयान की है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया और मैं बिना कुछ सोचे सीधे अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते भर मैं लगातार लियू रुयान को फोन लगाता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर लियू के चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, मरीज की जान बचा ली गई है और अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन टक्कर के कारण उसकी आंखों के कॉर्निया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। होश में आने के बाद वह देख नहीं पाएगी। मैंने गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर प्लीज आप उसे ठीक कर दीजिए, उसकी आंखें उसके लिए बहुत जरूरी हैं, वह अंधी नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कहा, उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट। लेकिन अभी हमारे अस्पताल में कोई भी कॉर्निया डोनर उपलब्ध नहीं है। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, मैं डोनर हूं, मैं अपनी आंखें दान करना चाहता हूं, कृपया तुरंत मेरा ऑपरेशन करें। मिस्टर लिन, आंखों के कॉर्निया का जीवित रहते हुए दान करना संभव नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे पास अब जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अगर मैं उन्हें फिर से रोशनी नहीं दे सका तो मेरी इस बची हुई जिंदगी का भी कोई अर्थ नहीं है।
लेकिन अस्पताल में किसी जीवित व्यक्ति से कॉर्निया निकालने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है और कानूनी या नैतिक रूप से भी इसकी अनुमति नहीं है। अगर इसके लिए मेरा मरना जरूरी है तो मैं अभी अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार हूं। आखिरकार काफी बहस और मेरे द्वारा जिम्मेदारी से मुक्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करने के बाद अस्पताल प्रशासन ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। यह देखकर मैंने राहत की एक लंबी सांस ली और मुड़कर गु यानचेन से कहा, कृपया लियू रेयुआन को यह मत बताना कि ये कॉर्निया मैंने दान किए हैं। वह हैरान होकर बोला, यह सब क्या हो रहा है? तुम मरने क्यों जा रहे हो? क्या वाकई तुम उस वक्त पैसों के लिए ही रेयुआन को धोखा देकर अलग हुए थे? मैंने बस इतना कहा, गु साहब आगे से आप लियू रेयुआन का अच्छे से ख्याल रखिएगा। इतना कहकर मैं बिना पीछे मुड़े सीधे ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। ऑपरेशन थिएटर में मैं और लियू रेयुआन साथ साथ वाले 2 बेड पर लेटे हुए थे। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और लियू रेयुआन की हथेली थाम ली। हमने अपनी उंगलियों को आपस में उलझा लिया और मैंने वह नाम पुकारा जिसे मैंने अपने दिल की गहराइयों में छुपा रखा था। बेबी, मैं बहुत खुश हूं कि मरने से पहले मैं तुम्हारे लिए आखिरी काम कर सका। बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। धीरे धीरे एनेस्थीसिया का असर होने लगा। उसने जैसे ही उसे मेरे शरीर के अंदर डाला, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरे हाथ बेजान होकर नीचे गिर गए। लियू रेयुआन को ऐसा लगा जैसे वो एक बहुत लंबे सपने में खो गई है। उस सपने में उसे वो सब याद आ रहा था जब हम पहली बार अनाथालय में मिले थे, पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था और पहली बार किस किया था। फिर बाद में मेरा धोखा देना और अंत में कैंडी शॉप में उन दोनों का साथ होना। धुंधली सी चेतना में उसे अचानक किसी की आवाज सुनाई दी, कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी सफल रही। डोनर लिन बेई की मृत्यु हो चुकी है। थोड़ी ही देर में मेरे शरीर को एक सफेद चादर से ढककर ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। गु यानचेन घबराया हुआ दौड़ा आया और उसने पूछा कि क्या सब खत्म हो गया? डॉक्टर ने जवाब दिया, सर्जरी के दौरान लिन सर को दिल का दौरा पड़ा और सदमे की वजह से उनकी मौत हो गई। गु यानचेन पूरी तरह सुन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि लियू रेयुआन के साथ मेरे धोखे के पीछे शायद कोई गहरी साजिश थी, लेकिन अब मैं ठीक उसके सामने मर चुका था। तभी फ्यूनरल होम के कर्मचारी मेरे द्वारा पहले से साइन किए गए कागजात लेकर डॉक्टर के पास आए और बोले, लिन सर ने 10 दिन पहले ही अपने अंतिम संस्कार के लिए बुकिंग कर ली थी। कृपया लिन सर के शव को हमें सौंप दें। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि लिन बेई ने 10 दिन पहले ही आपसे अंतिम संस्कार के लिए संपर्क किया था? कर्मचारियों ने कहा, जी हाँ, हम अब समझौते के अनुसार लिन सर के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। उसके लिए अंतिम संस्कार आयोजित करने की बात कहकर वे मेरी लाश को धकेलते हुए ले गए। गु यानचेन अनजाने में उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन तभी दूसरी तरफ से लियू रेयुआन को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। अब उसके पास और कुछ सोचने का समय नहीं था। वह सीधे लियू रेयुआन के साथ आईसीयू में चला गया। 2 घंटे बाद जब लियू रेयुआन बेहोशी से जागी तो उसने अपने बिस्तर के पास गु यानचेन को बैठा देखा। उसके दिल की निराशा छिपे नहीं छिप रही थी, क्योंकि उसके सपनों में तो मैं ही बसा था, लेकिन आंखें खुलते ही सामने में नहीं था। लियू रेयुआन, क्या तुम्हें अब भी होश में नहीं आना चाहिए? वह बेरम इंसान तो शायद अब तक अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में बैठ चुका होगा और बाई निंगबिंग के साथ फिर से मिल गया होगा। रेयुआन, तुम जाग गई। अचैन, तुम्हें मेरी चिंता हुई। रेयुआन, तुम ठीक हो, यही बहुत है। तभी राउंड पर आया डॉक्टर अंदर आया और जागी हुई लियू रेयुआन का पोस्ट ऑपरेटिव चेकअप करने लगा। दृष्टि सामान्य थी और कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद शरीर ने कोई भी अस्वीकृति नहीं दिखाई थी। क्या तुम क्या कह रहे हो? मैंने कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाया है। ऑपरेशन थिएटर में उसे धुंधला सा कुछ सुनाई दिया था। तब उसे लगा था कि वह सपना देख रही थी, लेकिन क्या यह सपना नहीं था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार दुर्घटना में तुम्हारी आंखों पर गहरी चोट लगी थी। 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 कॉर्निया बुरी तरह फट चुका है। अगर जल्द ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो हमेशा के लिए आंखों की रोशनी चली जाएगी। कौन मुझे कॉर्निया डोनेट करने वाला आखिर कौन है? प्राइवेसी के नियमों के चलते हम डोनर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। जू यान, तुम ये क्या कर रही हो? अगर वे नहीं बता रहे तो मैं खुद पता लगा लूंगी। मुझे पता है, मुझे पता चल गया है कि वह कौन है। वह एक महिला थी जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अस्पताल के नियमों की वजह से वे डोनर की जानकारी नहीं दे सकते थे, लेकिन सर्जरी के दौरान मैंने देख लिया था और मैंने अपने असिस्टेंट से कहकर उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे भी भिजवा दिए थे। चेंग, क्या तुम्हें पता है, सर्जरी के दौरान मुझे एक बहुत लंबा सपना आया था। उस सपने में हर तरफ सिर्फ लिन बेई का चेहरा था। यहाँ तक कि मैंने सपने में यह भी देखा कि उसी ने मुझे अपनी आंखें दान की हैं। ना ये अजीब? रुयान, लिन बेई को भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ उसे एक खूबसूरत लेकिन दर्दनाक सपने की तरह यादों में दफन कर दो। मुझे सच में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। लिन बेई, आज के बाद से मैं तुम्हें अपनी यादों से पूरी तरह मिटा दूंगी। 1 हफ्ता बीत गया। लियू रुयान अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई है। उसने गु यानचेन के साथ अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शादी की खबर पूरे इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल रही है, लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है, लियू रुयान का मन उतना ही भारी होता जा रहा है। उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि वो शादी छोड़कर अमेरिका भाग जाए और मुझे ढूंढे। हालांकि जैसे ये ख्याल उसके मन में आता है, वो इसे तुरंत दबा देती है। वो खुद को समझाती है कि आचेन ने उसकी जान बचाई थी और उसी ने उसके जीवन के सबसे बुरे और अंधेरे दौर में उसका साथ दिया था। वो आचेन के साथ कभी गद्दारी नहीं
नहीं कर सकती। धीरे धीरे लियू रुयान ने शराब के नशे में खुद को डुबोना शुरू कर दिया है, क्योंकि सिर्फ इसी तरह उसे अपना दर्द महसूस नहीं होता। एक बार फिर नशे में धुत होकर लियू रुयान ने गु यानचेन को गले लगाया और रोते हुए कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, फिर तुम मेरे साथ इतने निर्दयी क्यों हो? मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ कि तुमने मुझे पहले छोड़ दिया था, और मैं अमेरिका में तुम्हारे और बाई निंगबिंग के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भी अनदेखा कर सकती हूँ। लिन बेई, वापस मेरे पास आ जाओ। तुमने जो वेडिंग ड्रेस डिजाइन की थी वो मैंने तैयार कर ली है। उस दिन तुमने उसे देखा था ना, क्या वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा तुमने कभी मुझे बताया था? जब मैं ये ड्रेस डिजाइन कर रही थी तो मैंने न जाने कितनी बार कल्पना की थी कि इसे पहनकर मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। लिन बेई, अब मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा कर सकती हूँ। फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? तुमने बाय निंगबिंग को नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। तुम आखिर क्यों नहीं चुन रही हो? क्या ये 3 दिनों का प्यार सिर्फ दिखावा था? क्यों, आखिर क्यों? लियू रुयान की आंखें आंसुओं से धुंधली थी। वह गु यानचेन का हाथ पकड़े लगातार उससे जवाब मांग रही थी। इस पल गु यानचेन का दिल भी बहुत भारी था। वह हमेशा से जानती थी कि लियू रुयान मुझसे कितना गहरा प्यार करती है, भले ही वह दिन भर कितना भी दिखावा करे। लेकिन उसे पता था कि लियू रुयान के दिल ने एक पल के लिए भी मुझे नहीं भुलाया है। लियू रुयान को घर छोड़ने के बाद गु यानचेन विला से बाहर निकली। उसने ऊपर काले घिरे हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, ज्यादातर लोग मरने के बाद आसमान के तारे बन जाते हैं। लिंग बेई, क्या तुम भी अब एक तारा बन गए हो? पहले उसे लगता था कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो दूसरों की कमाई पर पलता है, लालची, दिखावटी और क्रूर। लेकिन पिछली जुआन यान जियाओ मो की घटना के बाद गु यानचेन को धुंधला सा एहसास होने लगा था कि हमेशा से उन लोगों ने मुझे समझने में गलती की थी। हो सकता है कि मेरे पीछे कोई ऐसा सच छिपा हो जिसके बारे में किसी को न पता हो, लेकिन अब उसे लगता है कि उस सच की गहराई में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं मर चुका हूं। इंसान के मरने के बाद वह वापस नहीं आता, और वह सच शायद उनके लिए सिर्फ एक और परेशानी का सबब बनेगा। शादी की तारीख को उसने एक आखिरी समय सीमा मान लिया है। अगर लियू रुयान वाकई उसके साथ शादी के बंधन में बंध पाती है तो वह बिना किसी परवाह के उससे प्यार करेगी, उसकी रक्षा करेगी और अपनी पूरी जिंदगी उसे समर्पित कर देगी। वो हमेशा उसे गर्मजोशी से अपनाना चाहता था। उसका मानना था कि अगर वे अंत में शादी नहीं कर पाए तो इसका मतलब बस इतना है कि उनकी किस्मत में साथ नहीं था। वह उसे जाने देता और लियू रुयान को अपनी कॉर्निया डोनेट करने वाली बात भी सच सच बता देता। शादी से 3 दिन पहले लियू और गु परिवारों के सभी रिश्तेदार शादी की तैयारियों के लिए एक साथ जमा हुए। लियू रुयान के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद उसे अनाथालय भेज दिया गया था। उसके अपने बहुत कम रिश्तेदार थे, लेकिन गु परिवार एक बहुत बड़ा खानदान था। विदेश में रहने वाले भी कई रिश्तेदार शादी में शामिल होने के लिए वापस आए थे। गु यानचेन के चचेरे भाई खास तौर पर अमेरिका से आए थे और वे अपनी गर्लफ्रेंड बाई निंग को भी साथ लाए थे। उसने कहा, भाई भाभी, ये मेरी गर्लफ्रेंड बाई निंग है। हॉल का माहौल एक पल के लिए एकदम सन्नाटे में बदल गया। लियू रुयान की नजरें बाई निंग पर टिकी रह गईं। उसने पूछा, यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो फिर लिन बेई का क्या? लिन बेई ने भी लियू रुयान को पहचान लिया और मन ही मन सोचा कि दुनिया कितनी छोटी है। सालों पहले उसी ने मेरी गुजारिश पर लियू के सामने बेवफाई का नाटक किया था, और अब वो लियू रुयान की होने वाली चचेरी भाभी बनकर सामने खड़ी थी। पुरानी बातें याद कर लिन बेई को भी थोड़ी झिझक महसूस हुई। बाई निंग ने बात संभालते हुए कहा, लिन बेई की बात पुरानी हो गई, अब हम बहुत पहले अलग हो चुके हैं। गूशू ही मेरा सच्चा प्यार है। तभी गूशू ने गुस्से में कहा, तुमने अभी कुछ दिन पहले ही लिन बेई को वापस अमेरिका भेजा और अब कह रही हो कि यह तुम्हारा सच्चा प्यार है। आज मैं इस धोखेबाज लड़की को सबक सिखा कर ही रहूंगा, जो एक साथ 2 नावों पर सवार है। तुम बकवास बंद करो और मुझ पर इल्जाम लगाना छोड़ दो। मैं गूशू से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैंने कब 2 नावों की सवारी की है? तुम बार बार कहती हो कि तुम गूशू से प्यार करती हो, तो फिर लिन बेई का क्या? अगर तुम लिन बेई से प्यार नहीं करती थी तो उसे मेरे पास से क्यों छीन ले गई? उसे विदेश क्यों ले गई? क्या तुमने सच में मेरे साथ धोखा किया है? गूशू, क्या तुम्हें अभी भी मेरी सच्चाई पर शक है? तो फिर वो जो कह रहा था उसका क्या मतलब है? पुरानी बात तो बस एक नाटक थी जो लिन बेई ने मेरे साथ मिलकर किया था। उस वक्त लिन बेई ने कहा था कि वह तुमसे कुछ समय के लिए दूर जाना चाहता है और उसे डर था कि तुम उसे परेशान करोगी, इसीलिए उसने मुझसे झूठ मूठ का अफेयर करने की गुजारिश की थी ताकि वह तुमसे पीछा छुड़ा सके। उस वक्त हमारे बीच कुछ भी नहीं था। रही बात तुम्हारे उस आरोप की कि मैं उसे अमेरिका ले गई थी, तो वो भी तुमसे पीछा छुड़ाने का एक बहाना था। मैं और बाई निंग बिंग 3 साल तक अमेरिका में रहे। मैंने कभी उसके आसपास किसी दूसरे लड़के को नहीं देखा। क्या तुम ये कह रही हो कि लिन बेई का मेरे साथ अफेयर करने का किस्सा झूठा था और उसका मेरे साथ अमेरिका जाना भी सब कुछ झूठ था? हाँ, सब कुछ झूठ था, शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ झूठ था। लिन बेई की हाँ सुनने के बाद लियू रुयान ने तुरंत बिना देर किए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, तो क्या पिछली बार लिन बेई ने जो ये कहा था कि वो बाई निंग बिंग के साथ फिर से मिल गया है और वापस अमेरिका जा रहा है, वो सब भी झूठ था? आखिर वो इन 3 सालों तक कहाँ था? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? लियू रुयान के दिमाग में इस वक्त ढेर सारे सवाल चल रहे थे। उसे लगा कि सिर्फ लिन बेई ही है जो उसके इन सवालों के जवाब दे सकता है। लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर निकली, गु यानचेन ने उसका पीछा किया। गु यानचेन ने उसे रोकते हुए पूछा, रुयान, क्या तुम लिन बेई
को ढूंढने जा रही हो? लियू रुयान हड़बड़ाते हुए बोली, आचेन, मैं उसे सिर्फ इसलिए ढूंढ रही हूँ ताकि मुझे उस साल की पूरी सच्चाई पता चल सके। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला था। गु यानचेन ने ठंडी नजरों से देखते हुए पूछा, सच पता चलने के बाद क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करोगी? लियू रुयान ने नजरें झुका ली। आचिन, मैं इस वक्त कुछ भी सोच पाने की हालत में नहीं हूं। मैं बस जल्द से जल्द लिन बेई को ढूंढना चाहती हूं। गु यानचेन ने भरते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है। लियू रुयान ने दुखी होकर कहा, आचिन, मुझे माफ कर दो। मैं खुद चलकर गु परिवार के घर आऊंगी और तुम्हारे माता पिता से माफी मांगूंगी। इतने में लियू रुयान ने अपने आदमी को फोन लगाया और चिल्लाकर बोली, मेरे लिए तुरंत लिन बेई का पता लगाओ, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े। मुझे उसकी लोकेशन अभी के अभी चाहिए। तभी एक आवाज गूंजी, रुयान, तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है लिन बेई कहाँ है। लिन बेई मर चुका है। लिन बेई सच में मर चुका है। आचेन, जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया वो मैं हूं। तुम मुझे क्यों कोस रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं कोसा। लिन बेई सच में मर चुका है। उसी दिन जिस दिन तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी आंखों में जो कॉर्निया लगा है वो उसी का है। यह नामुमकिन है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लिन बेई नहीं मर सकता। पर उस दिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने जो कहा था वो बार बार लियू रुयान के दिमाग में गूंजने लगा। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सफल रहा, डोनर लिन बेई की मौत हो चुकी है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सफल रहा, डोनर लिन बेई की मौत हो चुकी है। तो उस दिन जो हुआ था वो सच था, कोई भ्रम नहीं था। मेरी वजह से लिन बेई की जान गई। मेरी ही वजह से लिन बेई मर गया। गु यानचेन ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और लियू रुयान को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद लियू रुयान की जान तो बच गई, लेकिन वो अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ा था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे उसके शरीर से उसकी रूह ही निकल गई हो। उसमें अब जीने की कोई चाहत नहीं बची थी। रुयान, खुद को संभालो। लिन बेई तुम्हारी वजह से नहीं मरा है। उसकी किस्मत में तो पहले से ही कम उम्र लिखी थी। उस दिन लिन बेई अस्पताल आया और उसने कहा कि वो तुम्हें अपनी आंखों का कॉर्निया डोनेट करना चाहता है। शुरुआत में डॉक्टर लियू ने यह कहकर मना कर दिया कि कोई भी जीवित इंसान अपने अंग दान नहीं कर सकता, लेकिन लिन बेई ने कहा कि वह वैसे भी मरने ही वाला है। अगर अंगदान करने के लिए किसी का मरना जरूरी है तो समझो कि वह अभी मर चुका है। बाद में अस्पताल ने उससे एक जायनामा यानी एग्जेम्पशन एग्रीमेंट साइन करवाया। तब जाकर वो तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुए। ऑपरेशन के दौरान ही दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से उसे शॉक लगा और उसकी मौत हो गई। उसके मरते ही फ्यूनरल सेंटर के लोग उसकी बॉडी लेने आ गए। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले, यानी जिस दिन तुम दोनों की दोबारा मुलाकात हुई थी, उसी दिन उसने अपना अंतिम संस्कार पहले ही बुक करवा लिया था। इसीलिए रुयान, लिन बेई की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। यह सब सुनकर लियू रुयान पूरी तरह सुन्न पड़ गई। 3 साल पहले मेरे बेवफाई करने की घटना से लेकर 3 साल बाद फिर मिलने तक सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूमने लगा। उसे लग रहा था कि जो सच वो ढूंढ रही है वह बिल्कुल उसके सामने ही है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रही थी। आखिरकार उसे एक अहम कड़ी मिल ही गई, डॉक्टर लियू रुयान का ऑपरेशन। मैं अस्पताल के बेड से उठकर डॉक्टर लियू को बुलाने गया। कुछ ही देर में डॉक्टर लियू को लियू रुयान के सामने लाया गया। लियू रुयान ने पूछा, लियू साहब, क्या आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे लिन बेई के बारे में सब कुछ जानना है। डॉक्टर लियू ने जवाब दिया, लियू साहिबा, मैं लिन नाम के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानता। क्या आप गलत इंसान के पास तो नहीं आ गई? लियू रुयान ने सख्त लहजे में कहा, डॉक्टर लियू, आप एक समझदार इंसान हैं। मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती। डॉक्टर लियू ने ठंडी आह भरते हुए कहा, लियू साहिबा, कभी कभी इंसान को अतीत के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए। कभी कभी अनजान रहना ही बेहतर होता है। लियू रुयान चिल्लाई, और अगर मैं इस बात पर अड़ी रहूं तो? डॉक्टर लियू ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। लिन साहब आपसे बहुत प्यार करते थे। उनका यह प्यार आपको पता होना चाहिए, न कि उनके साथ ही जमीन में दफन हो जाना चाहिए। 3 साल पहले जब आपको अचानक हार्ट फेलियर हुआ था तो जिस नौजवान का दिल आपको ट्रांसप्लांट किया गया था वह एक कोमा में पड़ा हुआ मरीज था। क्या आप जानती हैं कि उसके पिता कौन थे? मुझे याद है कि उसके पिता एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब के डायरेक्टर थे। उन्हीं के बेटे का दिल इस्तेमाल करके मुझे नई जिंदगी मिली थी। जब मेरी कंपनी सफल हुई तो मैंने हर साल उस लैब को भारी डोनेशन दिया ताकि वे अपनी रिसर्च जारी रख सकें। झाओ वूजी एक बहुत बड़ा ड्रग रिसर्चर और सनकी इंसान है। उसकी मां की मौत एक बीमारी की वजह से हुई थी, इसलिए उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद यही था कि वह उस बीमारी की दवा खोज सके, जिसके लिए उसने अपनी लैब की स्थापना की। कहानी की शुरुआत तब होती है जब पैसे और लोगों की कमी के कारण वह दरिंदा अपने ही सगे बेटे पर दवाइयों के खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने से भी पीछे नहीं हटा। उसी की वजह से उसका बेटा आज एक कोमा का मरीज बनकर रह गया है। 3 साल पहले तुम्हें उसके बेटे के दिल की सख्त जरूरत थी ताकि तुम अपनी जान बचा सको। उसने इसी मौके का फायदा उठाया और मिस्टर लिन के सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त थी वो? उसने कहा कि मिस्टर लिन को अपनी मर्जी से उसका ड्रग टेस्ट सब्जेक्ट बनना होगा। 3 साल तक उन जहरीली और अनजान दवाओं को झेलने के बाद मिस्टर लिन की सेहत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। दवाओं के असर से उनके शरीर के लगभग सभी अंग फेल हो रहे हैं। जब उसे लगा कि अब मिस्टर लिन किसी काम के नहीं रहे, तभी झाओ वूजी ने उसे लैब से बाहर निकाला है। लिन बेई, मेरे हमसफर। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतनी पीड़ा सही, और मैंने क्या किया? मैं उनसे सिक्स रही। उन्होंने जब भी माफी मांगी मैंने उन्हें बार बार अपमानित किया, उन्हें तड़पाया।
लियू रुयान अब खुद को कोस रही है। उसका मन कर रहा है कि वह पीछे जाकर अपनी उस पुरानी सोच को ही खत्म कर दे, लेकिन इससे पहले उसे बदला लेना है। झाओ वूजी, मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। और दूसरी तरफ झाओ वूजी को जैसे ही लियू टेक कंपनी से इनविटेशन मिला, वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लेकर मीटिंग के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बार मीटिंग की जगह आम दिनों की तरह लियू टेक कंपनी का ऑफिस नहीं था, बल्कि लियू रुयान का घर था और उसने सिर्फ झाओ वूजी को ही अकेले बुलाया था। हालांकि झाओ वूजी इस वक्त इतनी बड़ी खुशी के नशे में डूबा था कि उसने इस संदिग्ध बात पर गौर ही नहीं किया। लियू रुयान ने खुद झाओ वूजी का स्वागत किया, जिसे देखकर झाओ वूजी को लगा कि उसे बहुत सम्मान मिल रहा है। लियू ने कहा, डायरेक्टर झाओ, फॉर्मल मत होइए, इसे अपना ही घर समझिए। झाओ ने जवाब दिया, लियू जी, आप बहुत दरियादिल हैं। हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो डोनेशन आप दे रही हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं आपके नाम का जाम पीता हूं। लियू ने ठंडे लहजे में कहा, दरियादिली की बात कर रहे हैं? अगर उस दिन डायरेक्टर झाओ ने अपने बेटे का दिल मुझे डोनेट नहीं किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। झाओ ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, एक डॉक्टर का दिल हमेशा दूसरों की भलाई में होता है। मैं मेडिकल फील्ड का इंसान हूं, तो किसी को मरते हुए कैसे देख सकता था? लियू ने तीखे अंदाज में पूछा, वाह क्या खूब कहा, एक डॉक्टर का दिल। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि स्वस्थ इंसानों पर ड्रग्स एक्सपेरिमेंट करना, क्या यही आपका इंसानी दिल है? यह सुनकर झाओ के होश उड़ गए। वो घबरा कर बोला, लियू जी, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। मुझे लगता है आज कॉन्ट्रैक्ट पर बात नहीं हो पाएगी, मैं निकलता हूँ। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसे पता चला कि दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका है। उसी वक्त उसके शरीर की सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो। वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए चिल्लाया, लियू जी। जिन धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसके हाथ में एक बेहद धारदार सर्जिकल नाइफ था, जिसे वो नचाते हुए झाओ वूजी की तरफ बढ़ने लगा। झाओ वूजी डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, लियू जोंग, जो भी कहना है आराम से कहो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लियू जोंग ने ठाका मारते हुए कहा, गलत फहमी? झाओ वूजी, क्या तुम्हें याद है कि सालों पहले तुमने मेरे बेटे को अपना दिल डोनेट करने के लिए मजबूर किया था? तुम्हारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसे पूरे 3 साल तक तुम्हारी घटिया एक्सपेरिमेंट्स का शिकार होना पड़ा, और अब तुम कह रहे हो कि यह गलत फहमी है। झाओ वूजी गिड़गिड़ाते हुए बोला, लियू जोंग, वो तो खुद अपनी मर्जी से डोनर बना था, मैंने उसे जरा भी मजबूर नहीं किया था। लियू जोंग गुस्से से कांपते हुए बोला, वो अपनी मर्जी से बना था, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। मैं मर जाना बेहतर समझता कि वो मुझे बचाने के लिए इस खौफनाक रास्ते को चुने। झाओ वूजी चिल्लाया, लियू जोंग, मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो। लियू जोंग ने पत्थर दिल होकर कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, लेकिन क्या तुमने लिन बेई को बख्शा था? एक तंदुरुस्त इंसान को तुमने तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। आज मैं उसी का बदला लूंगा। तुम जैसे नीच इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तभी लियू जोंग ने उस पर हमला कर दिया और चारों तरफ चीखें गूंजने लगी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। रुयान, तुम कोई भी जल्दबाजी मत करो, झाओ वूजी को कानून सजा देगा। अगर तुम उसे अभी मार दोगी तो तुम खुद एक कातिल बन जाओगी। तुम ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करो। आचेन, तुम किसे बेवकूफ़ी कह रहे हो? लिन बेई ने मुझे बचाने के लिए खुद को एक टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया, पर मुझे पता भी नहीं चलने दिया। उसने अपनी बदनामी का नाटक किया ताकि मैं उससे नफरत करने लगूं। क्या तुम इसे बेवकूफ़ी नहीं कहोगे? वो मरने वाला था, फिर भी उसने मुझे अपनी आंखों की कॉर्निया डोनेट करने का फैसला किया और ऑपरेशन थिएटर में ही दम तोड़ दिया। क्या इसे बेवकूफ़ी नहीं कहोगे? वो मुझसे इतना प्यार करता था, उसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, और मुझे तो उसके मरने की खबर तक नहीं थी। मैं तो किसी और के साथ अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त थी। क्या तुम इसे बेवकूफ़ी नहीं कहोगे? उसने मेरे लिए इतनी बार बेवकूफ़ी की है, तो अगर मैं एक बार उसके लिए बेवकूफ़ बन जाऊं तो क्या फ़र्क पड़ता है? रुयान, लिन बेई ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम जिंदा रह सको। तुम उसकी उम्मीदों को मत तोड़ो। अगर वो जिंदा है तभी मैं भी जिंदा रहना चाहती हूँ। रुयान, क्या तुम मरने के बाद नर्क में जाकर लिन बेई से हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहती हो? क्या सच में कोई अगला जन्म होता है? होता है, यकीनन होता है। लिन बेई इतना नेक इंसान है, मैं उसका इंतजार करूंगी। अगर तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाले हो तो खून से सने हाथों के साथ नर्क में जाकर उसे कैसे ढूंढोगे? झाओ वूजी ने लिन बेई के साथ जो बुरा किया है उसके लिए बस यूं ही आसानी से मरने नहीं दिया जा सकता। उसे तो अधमरा करके जिंदा रखना चाहिए। जाओ, उसे अभी अस्पताल ले जाओ और बस उसकी जान बचाए रखना। लिन बेई ने पिछले 3 सालों में जो दर्द सहा है, मैं झाओ वूजी से उसका 100 गुना 1000 गुना बदला लूंगी। इसके बाद लियू रुयान ने अपने लोगों के साथ जाकर झाओ वूजी की ड्रग रिसर्च लैब को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहां की रिकॉर्डिंग्स के जरिए उसने अपनी आंखों से देखा कि इन 3 सालों में लिन बेई पर क्या बीती थी। पहले दिन जब वो यहाँ आया था तब वो वही हंसमुख लड़का था जिसे लियू रुयान याद रखती थी, लेकिन यहाँ के रिसर्चर्स ने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं। उनके लिए वो बस एक रिसर्च का नमूना था। वे लोग रोज उसका खून निकालते, उसे दवाइयां खिलाते और न जाने क्या क्या टेस्ट करते थे। दिन रात बस दवाइयां खिलाना और डेटा इकट्ठा करना। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह उन दवाओं के असर से कितना तड़प रहा है। जैसे जैसे दवाइयां उसके शरीर को खोखला करती गईं, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वीडियो के आखिरी हिस्से में उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह दवाओं के असर को झेल ही नहीं पा रहा था। वह दर्द से जमीन पर तड़प रहा था।
रोल कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, लियू रुयान। लियू रुयान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लियू रुयान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लियू रुयान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और स्क्रीन पर बनी लिन बेई की तस्वीर को छू लिया। उस छोटे से साय को बस एक ही चाहत थी, काश वो मेरी माथे की उन सिलवटों को मिटा पाता और मेरा सारा दर्द खुद झेल लेता। पछतावे और तड़प के आंसू लियू रुयान के गालों से नीचे बह रहे थे। वो खुद से नफरत करने लगा था कि जब मैं उसके पास मदद के लिए आई थी तब उसने मेरी हालत पर गौर क्यों नहीं किया। उस वक्त वो सिर्फ गुस्से और नफरत में डूबा हुआ था। वो मुझे जलील करता, मुझे तड़पाता और बस यही चाहता था कि मैं उसके आगे झुक जाऊं, उससे माफी मांगू। और वो मेरी आंखों में अपने लिए वही पुराना प्यार ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे हर बार सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। वो मुझसे नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि मैं बहुत पत्थर दिल हो गई हूँ। मैंने हमारे सालों के रिश्ते को कचरे में फेंक दिया है, पर अब लियू रुयान को यह हकीकत पता चल चुकी थी कि मैं उससे नफरत नहीं करती थी, बल्कि मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। शायद इसीलिए उन कड़वे शब्दों की आड़ में मैं अपने दिल के असली जज्बातों को छुपा रही थी। इसके बाद लियू रुयान उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरे कमरे तक पहुंचा जहां मैं रहती थी। वो कमरा कितना छोटा था, बस एक बिस्तर के लिए जगह, ना कोई खिड़की, दम घोटने वाली घुटन। और मैंने यहाँ पूरे 3 साल बिताए थे। वो पूरे शरीर को सिकोड़कर उस छोटे से बिस्तर पर लेट गया, जैसे उसे अब भी वहां मेरी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। मेरी उस तड़प का जो मैंने कभी लफ्जों में बयां नहीं की, उसे वो पल याद आ गया जब उसने पहली बार मुझे प्रपोज किया था। वो मंजर उसकी आंखों के सामने फिर से तैरने लगा। तब हम दोनों की उम्र सिर्फ 18 साल थी। नियमों के मुताबिक अब हम अनाथालय में और नहीं रह सकते थे। 10 साल से ज्यादा वहां रहने के बाद भी हमारा सारा सामान बस एक झोले में सिमट गया था। मैं अपना सामान लेकर हर कदम पर पीछे मुड़ मुड़ कर उस अनाथालय को देख रही थी। बेबी, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से इसी अनाथालय में रह रहा हूं। यही मेरी दुनिया है, यही मेरा घर है। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे एक फिर से अकेला छोड़ दिया गया है। मैं दिल बहुत उदास है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारी फैमिली हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर आगे चलकर तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया तो तुम तो मुझे बिल्कुल भूल जाओगी। पिछली बार मैंने देखा था कि वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का तुम्हें प्रपोज कर रहा था। मैंने उसे मना कर दिया था ना। तुमने भले ही उसे मना कर दिया हो, लेकिन आगे चलकर कोई ना कोई और तो आ ही जाएगा। आज नहीं तो कल तुम किसी न किसी को तो हाँ कह ही दोगी। इस वक्त मैं 18 साल का हो चुका था और यह उम्र ही ऐसी होती है जब दिल धड़कना शुरू होता है। मेरे दिल में भी लियू रुयान के लिए प्यार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन अब तक रुयान ने मेरे साथ हमेशा एक परिवार के सदस्य जैसा ही बर्ताव किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में मेरे लिए असल में क्या भावनाएं हैं। मैं उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था और मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं कोई और उसे मुझसे छीन न ले। मेरी बात का मतलब समझकर रुयान मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इससे तुम यकीन मान सकते हो कि अगर मैं आगे चलकर किसी को डेट भी करती हूँ तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिन बेई, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, फिर देखो हमारे बीच किसी और की कोई जगह ही नहीं बचेगी। जब उसने मुझसे कहा कि हमारे रिश्ते के और आगे बढ़ने के बाद हम एक ही फैमिली रजिस्टर में अपना नाम लिखवा सकते हैं, तो यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने बस अपना सिर झुकाया और शर्म से लाल होकर धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। बाद में जब हम दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही तो पता चला कि हम तो पहले से ही एक दूसरे के लिए बने थे। लियू रुयान ने तो मजाक में यह भी कहा कि वह मुझे डराने से डरती थी, इसलिए उसने सोचा था कि कॉलेज जाने के बाद ही वह अपने प्यार का इजहार करेगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उससे भी ज्यादा बेताब बैठा है। मैंने कहा कि अगर मैं उस वक्त अपने प्यार का इजहार नहीं करता तो शायद मैं रो ही पड़ता। हमारी पहली डेट कॉलेज कैंपस के स्वान लेक के पास हुई थी। उस दिन क्रिसमस था। हम दोनों बाहर से एक प्रोजेक्ट पूरा करके लौट रहे थे और रात के 12 बजने वाले थे। मैं उसे गर्ल्स हॉस्टल छोड़ने जा रहा था। जब हम स्वान लेक के पास से गुजरे तो मैंने अपने बैग से एक प्यारा सा सेब निकाला और उसे दे दिया। लियू रुयान ने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया, लेकिन मैं इससे खुश नहीं था। मैंने कहा, आज क्रिसमस है और तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं खरीदा। लियू रुयान उन दिनों अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे त्योहारों और सरप्राइज का ख्याल ही नहीं रहता था, लेकिन वह मुझे निराश भी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, तुम बस आधा घंटा रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा पसंदीदा तोहफा पहले से ही है। यह कहते हुए मैंने अपना सिर झुका लिया। धीरे धीरे उसके करीब बढ़ते हुए लियू रुयान को आज भी वो रात साफ याद है जब वो खुद पहल करके उसके पास आई थी। न जाने कितना वक्त बीत गया। तभी अचानक लियू रुयान का फोन बजा और वह अपनी पुरानी यादों से बाहर आ गई। फोन के दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट की उत्साहित आवाज आई, मैम, मिल गया। हमें पता चल गया है कि लिन बेई की अस्थियां कहां दफन की गई हैं। मेरे मरने की खबर सुनते ही लियू रुयान ने तुरंत फ्यूनरल सेंटर में मेरी अस्थियों की तलाश शुरू करवा दी थी, लेकिन वहां के कर्मचारी ने साफ कह दिया था कि मरने वाले ने जीते जी एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन किया था, इसलिए वे किसी को भी मेरी जानकारी नहीं दे सकते। लियू रुयान ने अपनी पहुंच और ताकत का इस्तेमाल करके किसी तरह यह पता लगा लिया कि मैंने मरने से पहले प्रोवेंस में लैवेंडर फ्लावर बरियल के लिए बुकिंग करवाई थी, लेकिन उसकी सटीक जगह का किसी को पता नहीं था।
इसीलिए उसने अपने असिस्टेंट को प्रोवेंस भेजा ताकि वो मेरी अस्थियों का पता लगा सके, जबकि वो खुद पीछे रुककर मेरे लिए बदला लेने का काम संभाल रही थी। अब जब उसे मेरी अस्थियों का पता चल गया है तो वह आखिरकार हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती है। वह मन ही मन बोली, लिनबेई बस थोड़ी देर और अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर लो, बस मेरा इंतजार करो। असिस्टेंट की आवाज फिर आई, मैम लिन सर मरे नहीं है, वह लैवेंडर गार्डन में ही है। यह सुनते ही लियू रुडियान चौंक गई। आधे घंटे बाद बीजिंग से एक प्राइवेट जेट ने उड़ान भरी जिसका डेस्टिनेशन प्रोवेंस का एक्सेन प्रोवेंस शहर था। जैसे ही लियू रुडियान वहां पहुंची उसने चिल्लाकर कहा, लिन सर आप बाहर आ गए, आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? अगर आप गिर जाते तो क्या होता? आप फिर से बड़बड़ा रहे थे, मैंने आपको बाहर निकाल लिया है। नींद से जागते ही मेरा मन बाहर जाकर फूलों की खुशबू लेने का हुआ। पिछले कुछ दिनों में मैं यहाँ की हर एक जगह से वाकिफ हो चुका हूँ, अब इतनी आसानी से नहीं गिरूंगा। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था तो हार्ट शॉक की वजह से डॉक्टर्स ने मुझे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जब फ्यूनरल होम के कर्मचारी मेरी बॉडी को अंतिम संस्कार किए ले जा रहे थे तब अचानक मेरा दिल धीरे धीरे फिर से धड़कने लगा। मौत के मुझसे वापस आने के बाद भी मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूं कि मौत ही मेरी आखिरी मंजिल है। मुझे नहीं पता कि भगवान ने मुझे ये चंद दिन और जीने का मौका क्यों दिया है। मैंने सीधे फ्यूनरल होम के कर्मचारियों से कहकर मुझे प्रोवेंस भिजवा दिया, जहां मैं खामोशी से अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। बात पूरी होते ही पैरों में कमजोरी के कारण मैं जमीन पर गिर पड़ा। ली जिंगेयू ने तुरंत मुझे सहारा दिया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। लिन साहब आपकी तबीयत बहुत कमजोर है, आपको आराम से बैठना चाहिए। जिंगेयू, इन कुछ दिनों में मेरी इतनी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा समय बस अगले 1-2 दिनों में ही आने वाला है। इस कार्ड में कुछ 1000 रुपए, इसे मेरी तरफ से अपनी मेहनत का फल समझो। ली जिंगेयू ने जल्दी से हाथ हिलाकर मना किया और फिर ये याद आने पर कि मुझे दिखाई नहीं देता उसने कार्ड वापस मेरे हाथ में रख दिया। आपकी देखभाल करना तो मेरा काम है और सच कहूं तो मुझे आपके साथ बहुत अपनापन महसूस होता है। आपकी सेवा करना मेरी अपनी मर्जी और खुशी है। मैं एक अनाथ हूं और अब बस आंखें बंद करने वाला हूं। ये पैसे मेरे किसी काम के तो रहे नहीं, तो क्या आप एक एहसान करेंगे? मेरे जाने के बाद जब आप राजधानी लौटें तो क्या ये सारे पैसे अनाथालय को दान कर सकते हैं? मिस्टर लिन आप चिंता न करें, मैं आपकी इस नेकी को अनाथालय के बच्चों तक जरूर पहुंचाऊंगा। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मिस्टर लिन, क्या आपको सच में लगता है कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग जाता है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने हाल ही में एक बहुत दुखद ड्रामा देखा था जिसमें आखिर में हीरो मर जाता है और हीरोइन से वादा करता है कि वह मरने के बाद स्वर्ग में उसका इंतजार करेगा। बचपन में अनाथालय की माँ हमें हमेशा बताती थी कि जो इंसान जीते जी कोई बुरा काम नहीं करता और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वह मरने के बाद स्वर्ग जाता है। तो आप जैसे भले इंसान मिस्टर लिन, आप तो मरने के बाद जरूर स्वर्ग जाएंगे। सुना है स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां न कोई दुख है न कोई दर्द, वहां बस अनंत खुशी है। लेकिन क्या लियू रुडियान के बिना वह दुनिया सच में खुशियों से भरी हो पाएगी? मुझे नहीं पता। मैं अनाथालय में ही पला बड़ा हूँ। वहां के सभी बच्चों के बाल एक जैसे कटे होते थे, हम सब एक जैसे कपड़े पहनते थे, रोज का एक तय समय, तय खाना। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में बस एक मायूसी और सन्नाटा भरा हो। फिर 7 साल की उम्र में लियू रुडियान अनाथालय आई। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैंने अपनी बरसों से संभाल कर रखी हुई मिल्क कैंडी निकाली, उसका रैपर फाड़ा और उससे उसके मुंह में डाल दिया। लियू रुडियान को अनाथालय इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह हम जैसे बच्चों से बिल्कुल अलग थी जिन्हें पैदा होते ही छोड़ दिया गया था। लेकिन मेरे अवचेतन मन में मुझे लगता था कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि हम दोनों के पास ही माता पिता नहीं थे। लियू रुडियान मुझे अनाथालय के बाहर की दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें वो बताती थी जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। इसी वजह से मैं लियू रुडियान के साथ रहने का बहुत शौकीन हो गया था और मेरे मन में बाहर की दुनिया के लिए एक गहरी चाहत पैदा हो गई थी। अनाथालय में उन 11 सालों के दौरान हम एक दूसरे का एकमात्र सहारा और परिवार बन गए थे। जब हम 18 साल के हुए तो लियू रुडियान ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया। हमने साथ में एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। जब हम तीसरे साल में थे तब लियू रुडियान ने कोडिंग करके अपनी पहली कमाई की। उसने 3 कमरों का एक छोटा सा घर खरीदा और उस दिन से हमें अपना खुद का घर मिल गया। उस घर में मैंने और लियू रुडियान ने एक दूसरे के साथ अपनी पहली रात बिताई थी। उसके बाद लियू रुडियान मेरे कंधे पर सिर रखकर मुझे हम दोनों की शादी के जोड़े यानी वेडिंग ड्रेस को डिजाइन करते हुए देख रही थी। हमने प्लान किया था कि ग्रेजुएशन के बाद हम शादी कर लेंगे और शादी के बाद 2 प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, जिससे हमारा एक छोटा और खुशहाल परिवार बन जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिस्टर लिन, आप रो क्यों रहे हैं? क्यों? हवा तेज थी इसलिए आंखों में कुछ चला गया। उस वक्त वहां हवा का एक झोंका तक नहीं था। लेकिन ली शिंगेओ ने मेरे झूठ को नहीं पकड़ा। वह जानता था कि मैं बाहर से जितना शांत और संयमित दिख रहा हूं, अंदर से मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं। जिंदगी और मौत के सामने भला कौन नहीं डरेगा?
कौन परेशान नहीं होगा। और फिर मैं तो अभी बहुत छोटा था। ली शिंगयू ठंडिया भरकर बोला कि ऊपर वाला सच में कितना नाइंसाफ है, मुझ जैसे अच्छे और शांत स्वभाव वाले इंसान को इतनी छोटी उम्र मिली है। मिस्टर लिन, मैं आपको खबरें पढ़कर सुनाता हूँ। ये हम दोनों की रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा था। क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, ली शिंगयू रोज मेरे लिए कुछ मजेदार और अजीब खबरें चुनकर लाता था। एक पति पत्नी ने 5 मिलियन जीतने का सपना देखा, लेकिन बाद में पता चला कि उनके बच्चों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। और ये देखिए, एक लुटेरे ने हजारों की नकदी लूटी, लेकिन बाद में किसी चोर ने उसका पूरा पैसा ही चोरी कर लिया। बेचारा इतना गुस्सा हो गया कि उसने खुद पुलिस को फोन कर दिया। ऐसी ही तमाम अजीबोगरीब खबरें वो मुझे पढ़कर सुना रहा था। कई खबरें सुनाने के बाद ली शिंगयू ने नोटिस किया कि मैं बस होंठ सिकोड़कर उसे टाल रहा हूं। मेरे चेहरे पर कोई असली हंसी नहीं है। इससे उसे भी एहसास हो गया कि आज मेरा मन कुछ ज्यादा ही उदास है। लिन साहब, आज आपको क्या हुआ है? क्या आप कहीं से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं बस कल रात ठीक से सो नहीं पाया। असल में बात यह नहीं थी कि मैं सो नहीं पाया, बल्कि सच तो यह है कि मैं कल रात पूरी तरह जागता रहा, क्योंकि आज लियू रियान और गु यानचेन की शादी है। आज जिस औरत से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वह शादी करने जा रही है, लेकिन दूल्हा मैं नहीं हूं, जिंगयू। क्या तुम मेरे लिए जिंग सिटी में लियू रियान और गु परिवार के युवा मास्टर गु यानचेन की शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चल सकते हो? लिन साहब, आप उनकी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग क्यों देखना चाहते हैं? इससे पहले जब मैं जिंग सिटी में था तो सुना था कि उनकी शादी बेहद आलीशान होने वाली है। सिर्फ सजावट पर ही करोड़ों खर्च किए गए हैं। इसलिए मैं देखना और सुनना चाहता था कि आखिर उनकी शादी कितनी भव्य है, और साथ ही ये मेरी शादी को लेकर जो ख्वाहिशें थी उन्हें भी पूरा करेगा। ये जिंगयू एक मशहूर इन्फ्लुएंसर के लाइव रूम में दाखिल हुआ। डर था कि कहीं मुझे आवाज ठीक से सुनाई न दे, इसलिए उसने अपने फोन की वॉल्यूम पूरी तरह से बढ़ा दी। लाइव स्ट्रीम में आवाज आई, हमारे नए मेहमानों का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जिंग सिटी के टेक जगत के नए दिग्गज लियू रियान और गु परिवार के युवा मास्टर गु यानचेन की शादी की पूरी लाइव कवरेज कर रहा हूं। जैसा कि सुनने में आया है, लियू की होने वाली जीवन संगिनी को लैवेंडर के फूल बहुत पसंद है, इसलिए पूरी शादी की सजावट, पूरी थीम हल्के बैंगनी रंग की है। यहां तक कि बैंक्वेट हॉल के झूमर भी बैंगनी क्रिस्टल के बने हुए हैं। लाइव स्ट्रीमर बड़ी तेजी से शादी की हर एक चीज के बारे में बता रहा है, चाहे वो हवाई जहाज से मंगवाए गए ताजा फूल हों या स्टेज के बीचों बीच बिछाया गया असली लाल कालीन। मैं बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा हूं और मेरे दिमाग में शादी के पूरे नजारे की एक तस्वीर बन रही है। 1 घंटे बाद दूल्हे के लिबास में गु यानचेन शादी के हॉल के दरवाजे पर दिखाई दिया। लो भाई, आ गया दूल्हा। दूल्हा दुल्हन बस स्टेज पर आने ही वाले हैं। दोस्तों, मेरे लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़े रहना, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन ये कितना अजीब है, सिर्फ दूल्हा ही दिख रहा है, दुल्हन कहाँ है? और पहले तो इंटरनेट पर ऐसी खबरें थी कि हमारी वेडिंग ड्रेस भी लैवेंडर थीम की होगी, जिसे खुद लियू रियान ने डिजाइन किया है। तो फिर आज गु यानचेन सिर्फ एक सादा सा सूट पहनकर क्यों आया है? आज की शादी में दूर दूर से आए सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का स्वागत है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन शादी शुरू होने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। वो ये कि आज की शादी रद्द कर दी गई है। शादी की जगह पर दुल्हन गायब है और दूल्हा अकेला खड़ा होकर शादी रद्द होने का ऐलान कर रहा है। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। क्या दुल्हन ने शादी से पहले ही किसी और को चुन लिया? शादी रद्द करने का ये फैसला मेरा और लियू रियान का साझा फैसला है। शादी का असली मतलब, मेरे और उसके लिए शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। लेकिन शादी की पूर्व संध्या पर हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। हम दोनों का मानना है कि शादी में किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए शादी के बंधन में बंधने के बाद अलग होने या तकरार झेलने से बेहतर है कि हम इस गलत कदम को अभी रोक दें। गुजी, अगर शादी रद्द करना आपका और लियू का संयुक्त फैसला था, तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अकेले क्यों आए हैं और लियू कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? कल जब लियू रुयान फ्लाइट में बैठ रही थी तो उसने गु यानचेन को फोन किया था। उसने बताया कि वह लिन बेई को खोजने के लिए प्रोविंस जा रही है। शादी रद्द करने की खबर उसके असिस्टेंट उसके पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से डाल देंगे, ताकि सारी आलोचना और मीडिया का शोर उसी पर आए और गु यानचेन इस पूरे विवाद से सुरक्षित बाहर निकल सके। लेकिन गु यानचेन ने मना कर दिया। उसने लियू से कहा कि वह बेफिक्र होकर लिन बेई को ढूंढने जाए। उसे किसी भी परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है और शादी से जुड़ी सारी चीजें वह खुद संभाल लेगा। गु यानचेन अपने प्यार के लिए अपनी जिम्मेदारी की आखिरी हद तक खड़ा रहना चाहता था, इसीलिए उसने अभी भी शादी का जोड़ा पहन रखा है, क्योंकि इस जन्म में वह खुद को लियू रुयान का पति मान चुका है। लिन बेई, लियू रुयान के लिए तुम्हारा जो प्यार है उसका मुकाबला शायद मैं ना कर पाऊं, लेकिन मैं अपने प्यार को किसी से कम भी साबित नहीं होने दूंगा। मैं साफ देख सकता हूं कि ये मिस्टर गु निश्चित रूप से अभी भी लियू रुयान से प्यार करते हैं। मेरे हिसाब से तो लियू रुयान ही बदल गई है, वो पक्का धोखेबाज है। मिस्टर लिन, आप क्या कहते हैं? उस वक्त मेरे दिमाग में बस लियू रुयान और गु यानचेन की शादी रद्द होने की बात चल रही थी, इसलिए ली जिंगयू क्या कह रहा था मैंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आखिर उन्होंने शादी रद्द क्यों की? क्या लियू रुयान को कुछ पता चल गया था? मिस्टर लिन, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? हूँ, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि उनकी शादी रद्द होने का कारण पक्का लियू रुयान का बेवफा होना है। वो पूरी तरह से धोखेबाज है। ली जिंगयू अचानक चिल्ला पड़ा,
जिससे मैं बुरी तरह डर गया। मैंने घबराकर हाथ बढ़ाकर टटोला, क्या हुआ जिंगयू? जिंगयू ने अपने सामने धूल से सराबोर उस शख्स को देखा और डर के मारे उसकी बोलती बंद हो गई। उसने कसम खाई कि अब वह कभी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। भला कौन समझ सकता है उस सदमे को, जब वह दुल्हन जो शादी से गायब थी अचानक उसके सामने खड़ी हो जाए। वह अभी कुछ बोलता ही कि उसने देखा उस शख्स ने सीधे मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ली जिंगयू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक किसी के गले लग जाने पर मुझे लगा कि शायद ये ली जिंगयू ही होगा, लेकिन मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उस इंसान की लंबाई और कद काठिली जिंगयू से बिल्कुल अलग थी। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। क्योंकि शीमिंग मेरा दिल सच तो यह है कि मैं लगातार बहुत घबराया हुआ था। मैं जैसे ही संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था, अचानक मुझे अपनी गर्दन के पास गर्म तल की कुछ बूंदें महसूस हुई। वो रो रहा था। लियू रुयान की छवि तुरंत मेरे दिमाग में उभर आई। लियू रुयान, क्या ये लिन बेई है? मैं हूं मैं। मेरे दिल में एक घबराहट हुई और मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। नहीं लिन बेई, तुम मुझे और कब तक खुद से दूर धकेलते रहोगे? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हें तो जिंगशी में अपनी शादी में मिस्टर गु के पास होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन बेई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे प्यार में कभी एक दिन की भी कमी नहीं आई। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 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 लेकिन मैं मरने वाला हूँ लियू रुयान। मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। मैं लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मरते हुए देखो, और नहीं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी यादों के बोझ तले अपनी पूरी जिंदगी दुखी होकर बिताओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 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 मेरी तरफ अपनी गिल्ट और यादों का बोझ लिए लिन जाई ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यह कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर की तरफ खींच ले गया। रास्ते में ही उसने सबसे बड़े एक्सपर्ट से बात कर ली थी। वो यमराज के हाथों से मेरी जान छीनकर वापस लाना चाहता था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, लिन सर, इनके शरीर का हर ऑर्गन पूरी तरह से थक चुका है। लंबे समय से अज्ञात दवाइयों के सेवन की वजह से इनके अंदर गंभीर बीमारियां पनप चुकी हैं। इनका अब तक जीवित रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। लिन ने गुस्से में कहा, क्या तुम लोग खुद को सबसे एडवांस मेडिकल तकनीक वाला बताते हो? इन्हें बस बचा लो, पैसों की कोई चिंता मत करो। डॉक्टर ने जवाब दिया, मिस लियू, हमें माफ कर दीजिए, हम सच में बेबस हैं। इनके शरीर की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है और किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। लिन चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी अपनी काबिलियत नहीं है और ऊपर से तुम मेरे लिन बेई को दोष दे रहे हो। मैंने धीरे से कहा, लिन बेई, मैं यहां हूं बेबी, मुझे वापस ले चलो। अपनी तबीयत के बारे में मैं अच्छे से जानता हूं। तुम डॉक्टर्स को परेशान करना छोड़ दो। लिन ने फिर कहा, लिन बेई, तुम इसकी बात मत सुनो, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने फिर से मिन्नत की, बेबी मुझे घर ले चलो। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ऐसे अस्पतालों में रहकर बर्बाद नहीं करना चाहता। लिन बेई, मेरी बात मानो, ये अस्पताल वाले बिल्कुल नाकाबिल हैं। मैं तुम्हें किसी दूसरे अस्पताल लेकर चलती हूँ। बेबी, मरने से पहले तुम्हें आखिरी बार देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। लियू रुयान ने हार नहीं मानी और मुझे दूसरे अस्पताल ले गई, लेकिन नतीजा वही रहा। मेरे शरीर के सभी अंग अब जवाब दे चुके थे और मैं किसी भी पल दम तोड़ सकता था। आखिरकार मेरी जिद के आगे झुककर लियू रुयान मुझे लैवेंडर के खेतों के पास बने उस लकड़ी के घर में ले जाने के लिए तैयार हो गई। पूरे रास्ते लियू रुयान काफी डरी हुई और असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने मुझे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वो अपनी पलके तक नहीं झपका रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं अगले ही पल मैं हमेशा के लिए आंखें न मूंद लूं। बेबी, डरो मत, मैंने कहा। ली बेई, तुम इतने नादान क्यों हो? मैं खुद मरना पसंद करती, लेकिन तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती थी। मैंने उससे पूछा, बेबी, अगर 3 साल पहले हमारी जगह अदला बदली होती तो तुम क्या करती? लियू रुयान इस सवाल पर गहराई से सोचने लगी। आखिरकार उसके दिमाग में बस एक ही जवाब आया, अगर 3 साल पहले वाकई हमारी स्थिति वैसी होती तो शायद वो भी बिल्कुल वही करती जो मैंने किया है, क्योंकि हम दोनों का प्यार हमारी अपनी जान से कहीं ज्यादा गहरा है। बेबी, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें खुशी खुशी जीना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 3 साल तक मेरे लिए शोक मनाने की इजाजत देता हूं, लेकिन 3 साल बाद तुम्हें गुशेशे के साथ शादी करके अपना घर बसा लो। लिन बेई, तुम्हें पता भी है तुम कितनी क्रूर बात कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए देखूं और फिर किसी और से शादी करके बच्चे पैदा करूं? बेबी, यह जीते जी तुमसे मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हें यह वादा करना ही होगा। लिन बेई, इसके अलावा तुम जो कहोगे मैं वो सब मान लूंगी। बेबी, हमने वादा किया था कि हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। अब जब तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफें उठाई हैं तो मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? लिन बेई, चाहे नर्क हो या स्वर्ग, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुम इतनी नादान क्यों हो? कोई और मुझे बेवकूफ कहे तो ठीक है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम मुझसे 1000 10,000 गुना ज्यादा बेवकूफ हो। बेबी, अगर तुम जानती हो कि मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है तो तुम्हें मेरी इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हें मेरी इस उम्मीद के साथ जिंदा रहना चाहिए और मेरी इन आंखों से इस दुनिया को देखना चाहिए।
चाहे मैं कुछ भी कहूं, लियू रुयान अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। जब हम दोनों वापस लकड़ी के घर पहुंचे तो लियू रुयान ने गाड़ी से उतरते समय मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन लियू रुयान बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। दरअसल इस वक्त मेरा यह गुस्सा उसे मेरे उस पुराने चुलबुले रूप की याद दिला रहा था जो मैं कभी हुआ करता था। वह बहुत सावधानी से मुझे अपने पीछे सुरक्षित रखते हुए घर के अंदर ले गई। जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठा, मैंने अपने घुटनों को पकड़कर खुद को सिकोड़ लिया। इस जगह पर केवल एक ही कमरा था और उसने मेरे लिए कोई होटल का इंतजाम नहीं किया था। लियू रुयान पानी लेकर आई ताकि मैं हाथ मुंह धो सकूं, लेकिन मैंने कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि गुस्से में पानी का टब भी लात मारकर गिरा दिया। लियू रुयान ने बहुत धैर्य के साथ पूरे कमरे को साफ किया। जब उसने मेरे हाथों की हथेलियों पर बने उन छोटे छोटे निशानों को देखा तो अतीत में मेरे साथ की गई उसकी सारी हरकतें फिर से उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। वो घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गई, अपना सिर झुकाया और धीरे से मेरी हथेली को चूम लिया। ये उसके पछतावे और माफी मांगने का तरीका था। उसने कहा, बेबी तुम अब इतने ज्यादा क्यों रोने लगे हो? मैं कभी तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं रही। क्या तुम्हें याद नहीं, जब हम पहली बार मिले थे तब मैं भी तो रो ही रही थी। उसने आगे कहा, बेबी किस्मत ने हमारे साथ पहले ही बहुत बुरा किया है। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें इस बार बचा पाया है, तुम्हारी जान बचाई है। प्लीज मुझे इस बार हारने मत दो, ठीक है? ये मेरी जिंदगी का वो पहला मौका था जब मुझे अपनी किस्मत पर इतनी नफरत हुई। आखिर क्यों हमारी जिंदगी इतनी मुश्किलों से भरी है? लियू रुयान ने समझौता कर लिया क्योंकि वो चाहती थी कि मैं जीत जाऊं। वो चाहती थी कि मैं अपनी इस खराब किस्मत को मात दे सकूं। हम दोनों ने 3 सालों में पहली बार एक साथ गले लगकर रात गुजारी। मैं तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन लियू रुयान को डर था, इसलिए वो ज्यादा देर सो नहीं पाई। वो हर थोड़ी देर में अपना सिर उठाती और मुझे देखती ताकि ये यकीन कर सके कि मैं कहीं गायब नहीं हो गया हूं। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे माथे को चूमा है। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि यही तो वो पल था जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, अपनी प्रेमिका के साथ गले लगकर हर सुबह जागना। अगर कल दुनिया खत्म भी हो जाए तो भी मेरे अंदर उसे सामना करने का साहस होगा। तभी मैंने लियू रुयान को अपने कान के पास फुसफुसाते हुए सुना, लिन बेई चलो शादी कर लेते हैं, तुम्हें अभी भी मुझे एक शादी देनी बाकी है। लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा पर उसने मुझे रोक दिया। उसने कहा, कोई लेकिन नहीं, तुम्हें बस इतना कहना है कि मैं तैयार हूं, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मैंने कहा, मैं तैयार हूं, मेरी जिंदगी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए अब से मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। उठने के बाद लियू रुयान ने खुद नाश्ता तैयार किया। खाना खाने के बाद हम दोनों ने वहीं पास के ऑफिस में जाकर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। हमारी शादी बहुत सादगी भरी थी। दूर दूर तक फैले लैवेंडर के बैंगनी फूलों के खेत के बीच वहां पूछा गया, दूल्हे लिन बेई साहब, क्या आप लियू रुयान को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे बीमारी हो या सेहत, गरीबी हो या अमीरी, आप जीवन के अंत तक उनके प्रति वफादार रहेंगे। मैं स्वीकार करता हूं। और लियू रुयान साहिबा, क्या आप लिन बेई को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? चाहे बीमारी हो या सेहत, गरीबी हो या अमीरी, आप जीवन के अंत तक उनके प्रति वफादार रहेंगी। मैं स्वीकार करती हूँ। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। हम दोनों ने पहली बार उस तरह से एक दूसरे को चूमा जैसे हम पहली बार मिल रहे हों। घबराहट और उत्साह से भरे हमारे दिल धड़क रहे थे। हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई, जैसे खुद कुदरत हमें आशीर्वाद दे रही हो। शादी के बाद मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। मैं अक्सर पूरा पूरा दिन सोता ही रहता था और हर बार जब ऐसा होता, लियू रुयान बिना हिले डुले एक मूर्ति की तरह मेरे पास बैठी रहती। जैसे ही मेरी आंखें खुलती, लियू रुयान ऐसे जाग उठती जैसे उसमें जान वापस आ गई हो। जब मैं होश में होता तो मेरा सबसे पसंदीदा काम लियू रुयान के साथ बाहर लैवेंडर के खेतों में जाना था। मैं अपना पूरा शरीर लियू रुयान के कंधे पर टिका देता, फूलों की खुशबू महसूस करता और कुदरत की सादगी को महसूस करता। बेबी मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे सच में एक एहसास हो रहा है। मुझे पता था कि जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करूंगा मैं फिर कभी नहीं जाग पाऊंगा। मैंने अपना हाथ उठाया और धीरे से लियू रुयान के गालों को सहलाया ताकि मैं उसकी छवि को अपने दिमाग में गहराई से उतार सकूं। मैंने कहा, बेबी मैंने सुना है कि मरने के बाद अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं, जहां कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, बस अनंत खुशियां होती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा? उसने जवाब दिया, हाँ लिन बेई, तुम स्वर्ग में बहुत खुश रहोगे। मैंने कहा, बेबी इस बार मैं पहले स्वर्ग जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, सो साल बाद तुम मेरे पास आना, ठीक है? उसने कहा, ठीक है लिन बेई, मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी। मेरे होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। मेरी और मेरी प्रेमिका के बीच स्वर्ग का एक वादा जो हो गया था। मैं स्वर्ग में रहकर उससे हमेशा प्यार करूंगा और हमेशा उसका इंतजार करूंगा। मेरी उंगलियां लियू रुयान के गाल से फिसल गईं। इस बार मैं फिर कभी नहीं जागा। लिन बेई मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभाया। लिन बेई अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुमने पहले मुझे एक बार धोखा दिया था, अब मैंने भी तुम्हें एक बार धोखा दे दिया है। कुछ किस्से थे जो आने थे सामने, हार गया सच बहाने के सामने, मर गया मजनू बता बता कर और पलट गई लैला।